गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वर्णमाला पार्ट 2। कल हमने देखा था कि व्यंजन क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं। फिर हमने देखा था स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। फिर हमने लास्ट में जाते हुए देखा था स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद 4 आधारों पर किए जा सकते हैं, यानी कि स्वर को 4 भागों के आधार पर 5 आधारों पर बांटा जा सकता है। जैसे मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं: लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 हैं: वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर। जिह्वा की आकृति के आधार पर 3 हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार हैं: विवृत, अर्ध विवृत, और इनको हम बाद में देखेंगे। नासिका, नासिका के आधार पर भी 2 हैं: अनुनासिक और निर्नुनासिक। आज हम उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद देखेंगे: संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। ये है मुखाकृति के आधार पर। अब हम देखेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद। हिंदी में तो 2 ही भेद हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर, लेकिन संस्कृत में प्लुत स्वर भी होता है, तो कुल भेद 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में भेद 2 ही होते हैं। उच्चारण या समय अवधि के आधार पर, उच्चारण मात्रा या समय अवधि के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? हिंदी में 2 हैं, लेकिन संस्कृत में 3। ये बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अवधि, अवधि में यदि छोटी ई की मात्रा लगी हो तो उसका अर्थ होगा समय सीमा, और यदि अवधि में बड़ी ई की मात्रा लगे तो उसका आंसर हो जाएगा भाषा, क्योंकि अवधि एक भाषा है और अवधि समय सीमा को कहते हैं। तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, एक मात्रा की वजह से ही एक अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे लघु स्वर। लघु, लघु का मतलब है छोटा, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें कहते हैं लघु स्वर, और इनकी संख्या कितनी है? 4 है: ए, ई, उ और री। और विशेष बात हमको क्या ध्यान रखना है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं, आगे हम देखेंगे। इन्हें हर्ष स्वर और एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, तो इनके कहते हैं एक मात्रिक स्वर। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? लघु स्वर, मूल स्वर, हर्ष स्वर और एक मात्रिक स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। इनको मूल स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे ही मिलकर अन्य जो स्वर हैं उनका निर्माण होता है। जैसे ए प्लस ए और ए से मिलकर बन गया आ। ई और ई से मिलकर बन गई ई, बड़ी ई कहते हैं जिसको। ऊ और ऊ से मिलकर बन गया ऊ। और यदि ए के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और ए के बाद ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, और ए के बाद ए आए तो आई हो जाता है, और ए के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। इस प्रकार जो मूल स्वर हैं, इनके मूल स्वर के आपस में मिलने से ही अन्य बाकी स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। मूल का मतलब है जो आधारभूत होते हैं, यानी कि इनके बिना अन्य स्वरों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इन्हीं के आपस में संधि करने से और विच्छेद करने से ही स्वरों का निर्माण होता है। लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। 11 तो जो हिंदी में हमने पढ़े वो, और 2 अन्य कौन से? री और री। ये बड़ी री है और ये हल री। तो ये 2 स्वर संस्कृत व्याकरण में पाए जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में एक और अन्य प्लुत स्वर भी पाया जाता है, जो स्वरों का तीसरा भेद माना जाता है। इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, और इसका उदाहरण क्या है? ओम। ऐसे इसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम ए कहते हैं ए, तो ए में 1 मात्रा का समय, आ इसमें 2 मात्रा का समय, और ओम इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो हमको जब इनका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के साथ साथ हम इनको उच्चारण करना भी सीख जाएंगे, और हमको इनकी पहचान करनी भी आ जाएगी। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। 2 अन्य कौन से? री और री, और 11 हिंदी के स्वर। और इसमें प्लुत स्वर भी होता है, जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है। उदाहरण है ओम। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, उसको कहते हैं
दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब है बड़ा, तो दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है और 1 मात्रा का समय लगता है तो उसको कहते हैं लघु स्वर, और 2 मात्रा का तो उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 7। 7 क्यों है? क्योंकि हिंदी में 2 ही प्रकार के स्वर पाए जाते हैं मात्रा के आधार पर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वरों को ही, लघु स्वर कितने थे? 4 थे, लेकिन टोटल स्वर कितने होते हैं? 11, तो बच गए कितने? 7, तो 7 हो गए दीर्घ स्वर। ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनको भी आगे बांटा जाता है सजातीय और विजातीय स्वर में। सजातीय और विजातीय किन आधारों पर कहा जाता है? जैसे ए प्लस ए आ के बाद यदि ई या ई आए तो ए हो जाता है, और ए आ के बाद यदि ए या आई आए तो आई हो जाता है। ए आ के बाद यदि ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ए आ के बाद ओ औ आ जाए तो औ हो जाता है। यानी कि पहले ए है और फिर ई, यानी कि असमान स्वर है। यदि असमान स्वरों को आपस में मिलाकर कोई अन्य स्वर बने तो उसको कहते हैं विजातीय स्वर, यानी कि उन दोनों की जाति अलग अलग है। यदि सेम जाति से हो, जैसे ए के बाद यदि ए ही हो तो आ हो जाएगा और यह समान सजातीय स्वर कहलाएगा। तो ये भी बात हमको ध्यान में रखने की, सजातीय और विजातीय कौन कौन से होते हैं। सजातीय स्वर 3 होते हैं, आ, ई और ऊ, और विजातीय ए, आई, ओ, औ। ये विजातीय स्वर होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आधार पर ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 2 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, और अवृत्ताकार जो गोल नहीं हो, यानी कि ऐसा होता है वृत्त। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ ऐसे गोल हो जाते हैं वृत्त की तरह, तो उसको कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिनमें गोल नहीं होते उसको कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। चलिए तो हम देख लेते हैं कि किन में गोल होते हैं और किन में नहीं। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। जैसे ऊ, ओ, औ। यदि हम इनका उच्चारण करके देखें तो हमारे होठ सच में ही वृत्त की तरह गोल हो जाते हैं। तो ये कौन से हैं? ऊ, ओ, औ। और इनसे अलग जो भी बच गए वो कौन होंगे? अवृत्ताकार स्वर। और इनसे अलग कौन से हैं? जैसे इससे पहले ए आ हो गया, ई हो गई, फिर री, ए, आई, तो ये 7 कौन हो गए? अवृत्ताकार स्वर। चलिए हम इनकी भी परिभाषा देख लेते हैं। अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं उनको कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। और इनकी संख्या 7 होती है। तो हमको वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों ही याद नहीं करने, हमको केवल याद करने हैं वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कौन से हैं? वृत्ताकार स्वर हैं 4, ऊ, ओ और औ। और इससे पहले हमने देखा था मात्रा, उच्चारण या समय अवधि के आधार पर स्वर के भेद। हिंदी में तो 2 हैं, लेकिन संस्कृत में 3, दीर्घ और लघु। हिंदी में स्वर हैं। लघु स्वर किनको कहते हैं? जो मूल स्वर होते हैं उनको कहते हैं। और मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हैं 4, ए, ई, उ, ए, आ, ई, ये होते हैं मूल स्वर। और मूल स्वर जैसे धीरे हमने देखा था लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? लघु स्वर होते हैं ए, ई, उ और री, जो छोटे छोटे कहते हैं जिनको, जैसे आ से छोटा ए है, ई से छोटा ई, इमली है। तो इससे तो ये कितने हैं? लघु स्वर की संख्या है 4। और जो हमारे स्वर हैं ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार भी हैं 4, ऊ और ओ, औ। अवृत्ताकार कौन से हैं? ए, आ, ई और ए, री, ए, आई, ये हैं 7 अवृत्ताकार स्वर। नेक्स्ट हम देखेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर स्वर के भेद हैं 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र का मतलब है आगे वाला भाग, मध्य बीच वाला, पश्च पिछला। अग्र स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाते हैं।
और अगर स्वर के उदाहरण कौन से हैं? इनकी संख्या है, ये 5 स्वर हैं, ई, री, ए, आई। तो इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता है। ई, री, ए, आई जो कंटिन्यूअस है, लगातार है। ई, इनमें बीच में ऊ को छोड़ देंगे हम। और मध्य स्वर कौन से है? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, और वह स्वर कौन सा है? एकमात्र है ए। तो हमको यहाँ पर दो ही ध्यान रखना है, अगर स्वर और मध्य स्वर। अगर स्वर और मध्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? अगर स्वर और मध्य स्वर में आएंगे 6, बच गए 5 कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर। अगर स्वर में कौन से आते हैं? जैसे ई, री, ए, आई। और मध्य स्वर ए, अकेला ए आएगा, तो ए से लेकर ई और री, ए, आई। बीच में ऊ को हम छोड़ देंगे, ऊ तक ये आएगा पश्च स्वर में। पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है, उसको कहते हैं पश्च स्वर। और ये कौन से हैं? जैसे ए आया था मध्य स्वर में, ई आए थे अगर स्वर में, तो बच गया आ, फिर बच गया ऊ, फिर ए आई आ गए थे अगर स्वर में, तो बच गए ओ औ। तो ये 5 हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर जैसे हम हिंदी अंग्रेजी के शब्दों में ओ का प्रयोग करते हैं, तो इसको कहते हैं आगत स्वर। जैसे डॉक्टर में जो अर्धचंद्र बिंदु जैसा होता है, इसको कहते हैं आगत स्वर। नेक्स्ट आधार है हमारा मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद हैं 4। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। संवृत सम प्लस वृत्त से मिलकर बना है, जिसका मतलब है वृत्त के समान। जिनके उच्चारण में हमारा मुख वृत्त के समान गोल हो जाता है, उसको कहते हैं संवृत स्वर। और इनमें 5 स्वर आते हैं। 5 कौन कौन से? ई, ऊ और री। अर्ध संवृत जिनमें आधा वृत्त के समान मुख खुलता है, उसको कहते हैं अर्ध संवृत। और इसमें आते हैं 2, ए और ओ। नेक्स्ट है विवृत स्वर, यानी कि विशेष या भिन्न वृत्त। इसमें आता है आ। और अर्ध विवृत जो बच गए ए, आई और औ, ये 3 आते हैं अर्ध विवृत में। चलिए तो हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। संवृत स्वर, संवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है, उसको कहते हैं संवृत स्वर। और इसके उदाहरण कौन से हैं? 5 हैं, ई, ऊ और री। नेक्स्ट है हमारा अर्ध संवृत। अर्ध का मतलब है आधा, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद रहता है, यानी कि सबसे कम खुलता है, वो तो हो गया संवृत। और उससे थोड़ा ज़्यादा खुलता है, उसको कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। और इसमें होता है ए और ओ। इसमें आते हैं 2 स्वर। यदि आपसे क्वेश्चन में जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि अर्ध संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। और यदि क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाए, तो ऐसा आएगा निम्न में से कौन सा अर्ध संवृत स्वर है, तो ऑप्शन में आ जाएगा ई, ऊ, ए और आई। तो हमको जो इसमें है, जैसे ए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसलिए हमको यह पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा विवृत। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज़्यादा खुला रहता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे कम खुला रहता है, उसको कहते हैं संवृत। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज़्यादा खुला रहता है, उसको कहते हैं विवृत स्वर। जैसे आ में सबसे ज़्यादा खुलता है, तो इसका एक ही उदाहरण है। और संवृत में आते हैं 5, ई। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अर्ध विवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध संवृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा खुलता है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत मीन्स सबसे ज़्यादा खुलता है, और अर्ध विवृत में विवृत की अपेक्षा कम खुलता है, लेकिन अर्ध संवृत की तुलना में ज़्यादा खुलता है। और इसके उदाहरण है ए, आई और औ।
ये 3 आते हैं अर्ध विवरित स्वर के अंतर्गत। अब हम देखेंगे नासिका के आधार पर स्वर के भेद। नासिका के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2, निर्नुनासिक और अनुनासिक। कांता प्रसाद मिश्र ने अनुनासिक को सानुनासिक भी कहा है। चलिए तो हम इनको देख लेते हैं कि निर्नुनासिक और अनुनासिक क्या क्या होते हैं। निर्नुनासिक, निर प्लस अनुनासिक, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ निर्नुनासिक कहलाती हैं और इसमें आते हैं सभी स्वर। और अनुनासिक या सानुनासिक, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती हैं। तो निर्नुनासिक, निर का मतलब है नहीं, वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ निर्नुनासिक कहलाती हैं और इसके अंतर्गत आते हैं सभी स्वर। और अनुनासिक या सानुनासिक, सानुनासिक का मतलब है जिसमें नाक साथ हो, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए नाक और मुख दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात नाक और मुख से दोनों से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती हैं। इसमें आती है जैसे अंग की बिंदी लगा देते हैं, अंग, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, तो ये आते हैं अनुनासिक या सानुनासिक के अंतर्गत। इसमें आते हैं ईंट, ईंधन, नासिका में वाइब्रेशन होता है। तो ये था हमारा स्वर का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा 5 आधारों पर स्वर को विभाजित किया जाता है। कल हम करेंगे व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्णों को हम कितने भागों में बांटेंगे? व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है और उनको कहते हैं व्यंजन वर्ण, और इनको हम 8 भागों में बांटेंगे। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, पहले देखेंगे स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक और संघर्षहीन। तो हम इनको ऐसे विभाजित करेंगे। तो हम व्यंजन को पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।